गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं फिर से अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। इस चैप्टर में हमने अब तक बेसिक देखा था कि मेटल हमें कहाँ से मिलते हैं। मेटल ओर्स अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं। इसके बाद आपको मैंने फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक वीडियो शेयर किया था। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली रिएक्शंस होता है कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन देखने के लिए हमें सबसे पहले तो मेटल जो है वो रिएक्ट क्यों हो रहा है ये वजह जाननी होगी। तो मेटल जो होता है उनके अंदर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं कि कहाँ से ये पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, सो इंडिया में महर्षि कन्नड़ा नाम के एक सेज थे, ठीक है, अराउंड 500 BC। सो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि इस धरती की जितनी भी चीजें हैं ये किसी न किसी एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से बनी है जो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता है। और उस पार्टिकल को उन्होंने बोला था परम अणु या फिर आप कह सकते हो परमाणु। परमाणु मूवी देखा होगा जॉन अब्राहम का, है ना। तो एटम बॉम्ब के ऊपर बेस्ड है वो मूवी, राइट। सो परम अणु या परमाणु। तो परमाणु होता क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल जिससे इस दुनिया की सभी चीजें बनी हैं। तो ये कब बोला गया था, महर्षि कन्नड़ा के द्वारा 500 BC में बोला गया था। इसके बाद हमारे पास कोई रिसर्च नहीं मिली इस चीज की, कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली जब साइंस एरा आया अराउंड 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, तो जाके जॉन डेल्टन ने हमें 19th सेंचुरी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एटम ये चीज बताई। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एटम। तो ये परमाणु था, इसी को आज की तारीख में हम एटम के समान जानते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का अगर सबसे छोटा पार्टिकल कहें क्या है तो है एटम। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स है। आई गेस आपके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट सीक्वेंस में आपने याद किए हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये आपको पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये आपको 20 याद होना चाहिए इन सीक्वेंस। तो ये एटम्स है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसी भी एलिमेंट की है। अब मुझे अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एटम को जानना पड़ेगा, है ना। इससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि आपकी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आपकी बॉडी के बारे में आप सबसे पहले क्या स्टडी करते हो, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, आवर लाइफ, राइट। अगर एक सेल को आपने उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया कि अच्छा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। फिर न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म है उसमें ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर लाइसोसोम्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है। तो आपको वो सारी चीजें जब पता चल गई तो आपको टोटल सेल की फंक्शनैलिटी पता चल गई। तो सेल के बारे में अगर आपको पता चल गया तो आप पूरे टिश्यूज के बारे में समझ पाए, आपने ऑर्गन्स के बारे में समझने की कोशिश की, तो आप ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग समझ पाए, राइट। तो इसी प्रकार अगर मैंने बोला कि गोल्ड का चेन है मेरे पास, तो उस चेन का अगर प्रॉपर्टी, गोल्ड का प्रॉपर्टी जानना है, तो आप अगर उसके एक पार्टिकल को समझ लो तो बाकी पार्टिकल तो सेम है ना, पूरे के पूरा यूनिफॉर्म है, एक ही पार्टिकल के टाइप से बना हुआ है सारा गोल्ड मटेरियल, राइट। तो एक पार्टिकल को स्टडी करना मतलब पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएगी। So instead of directly understanding about the elements like सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन कैसा है वगैरह, तो हम इन शॉर्ट उनके एटम्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एटम क्या होते हैं, एटम कैसे होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। एक एटम का साइज ये क्या है, एक डॉट है जो दिख भी नहीं रहा होगा शायद उतने दूर से क्लियरली। तो अगर हम एक सैंड का टुकड़ा होता है ना, एक सैंड ग्रेन, उसके अगर बिलियंस एंड बिलियंस, ठीक है, बिलियंस मीन 10⁻⁹, बिलियंस एंड बिलियंस, लॉ ऑफ आइडेंटिटीज लगाओ, 10⁻18, इतने टुकड़े जब करोगे तो सबसे एक सिंगल टुकड़ा जो मिलेगा दैट इज द साइज ऑफ एन एटम। ओके, इतना छोटा होता है। तो 1/10⁻18 टाइम्स होता है सैंड के ग्रेन से एक एटम छोटा किसी भी मटेरियल का। अब ये एटम जो है इसका कुछ अलग एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक अपना शेप होता है, और इसके अंदर भी कुछ इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करके समझ पाएंगे कि ये एटम्स की वजह से और इनकी पार्टिकल्स की वजह से ही हमारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले एटम्स का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है ये सब समझने के लिए। तो एटम का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है ये नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने हमें दिया था। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, सबने अलग अलग ट्राई किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड फाइनली NEIL, नील बोहर, ठीक है, नील बोहर नाम के साइंटिस्ट थे। NEIL, okay, if it is not visible I am reading it aloud, NEIL BOHR, नील बोहर। नील बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया जो बिल्कुल 100% वैलिड था और जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। इनसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था बट वो स्ट्रक्चर कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था दैट रिजेंबल्ड सोलर प्लैनेटरी सिस्टम। सोलर प्लैनेटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंटर पे क्या दिखता है हमें, सन, सन के आसपास क्या दिखते हैं, सारे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं। कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या कि मतलब ये यहाँ पे कहीं सन है और फिर इधर अर्थ घूमते घूमते फिर इधर बीच में मर्क्यूरी ऐसे आ गया, फिर वीनस आ गया, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन फिक्स्ड ऑर्बिट, राइट। तो सन है यहाँ पे, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ है ना, मैवन जेसन ऐसा करके वो शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको याद रखना है तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स हो गया, मैवन, फिर जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया, और प्लूटो आज की तारीख में प्लैनेट माना नहीं जाता, ठीक है। तो मैवन जेसन ये शॉर्ट फॉर्म है इनिशियल्स का, आप याद रख सकते हो। इस तरीके से प्लैनेट्स का सीक्वेंस होता है, तो एक फिजिक्स का चैप्टर रहेगा उसमें ये चीज रहेगी आपको, ओके। तो क्या हुआ, हमारा मर्क्यूरी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, वीनस अपनी ऑर्बिट में, अर्थ अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में, है ना। कोई भी प्लैनेट एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं चले जाता है, और ऑर्बिट कोई रोड बनी नहीं है, कंक्रीट की एक इनविजिबल पाथ है वहां पे जिसपे अपने आप प्लैनेट घूम रहे हैं। तो वैसे ही मेरे पास एटम के स्ट्रक्चर में होता है बीच में न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके आसपास ऑर्बिट में कुछ पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस जो सेंटर पे है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 8, 9, 10 तीनों ही क्लास में ये केमिस्ट्री का बेसिक है, ये पता होना चाहिए। सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, आसपास जो शेल्स है इन शेल्स के नाम होते हैं। पहला शेल उसका नाम होता है K, दूसरे का L, तीसरे का M, और लास्ट जो चौथा शेल अगर हम बनाते हैं तो उसका नाम होता है N, ओके, KLMN। सो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर n से। सो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकंड शेल, n इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड शेल, n इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ शेल, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, मेरे पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन्स, क्या होते हैं, प्रोटॉन, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये बोर्ड बहुत रफ हो चुका है, लेट मी क्लियर इट वेरी वेल। सो दिस इज नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये सेंटर पे जो दिख रहा है आपको छोटा सा गोला, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वो पार्ट होता है एटम का जो सेंटर पे होता है, जिसमें पूरा मास एक्यूमुलेटेड होता है एटम का, और जिसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। P मतलब मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप डेफिनेशन लिखते चलो। N से क्या है मेरे पास, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब सपोज मेरे पास एक प्रोटॉन है तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो मेरे पास 10 प्रोटॉन है तो टोटल 10 पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर है, आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन मेरे पास 10 है या 100 है, उसका चार्ज 0 रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटम के ऊपर। अब KLMN शेल है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो ये हमारे पास शेल्स है, इनको क्या बोला जाता है, ये सभी शेल्स को बोला जाता है शेल ही बोला जाता है, या फिर ऑर्बिट बोला जाता है,
जो सन के आसपास प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में होते हैं, या फिर एनर्जी लेवल बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। इन एनर्जी लेवल्स में, इन एनर्जी बैंड्स में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा निगेटिव सा पार्टिकल दिख रहा है ना, तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो ई माइनस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स within the atom are known as electrons. The negatively charged particles revolving around the nucleus in fixed orbits in an atom are known as electrons. ठीक है? Positive particles in the nucleus proton, neutral particle neutron, negative particles electron. ठीक है? अब मैंने कहा कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 10 माइनस। ठीक है, तो ये जो टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इन दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज को टच कर तो करंट लगता है क्या? ये मेटल है, ये एल्यूमिनियम मेटल है, करंट लग रहा है क्या? नहीं। प्लास्टिक पे एटम्स है, करंट लग रहा है कि नहीं? क्यों? प्लास्टिक के अंदर भी कार्बन की चेन है ना। कार्बन एक एटम है, एक एलिमेंट है, उसका एक एटम होगा, बहुत सारे एटम मिला के ये चेन बन रहा है। हाइड्रोजन होगा, बहुत सारे पॉलीमर से ये प्लास्टिक बना है, राइट। इस प्लास्टिक्स में भी पॉलीमर्स होंगे, सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा है, पॉलीमर्स पढ़े हैं, तो इसमें भी एटम्स है। क्या मुझे करंट लग रहा है? नहीं, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो वो कहाँ से आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्चुअली ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनका नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आपको याद रखना है, इन एन एटम जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले? 10। इसलिए मेरा एटम जो है ये, इस पे चार्ज रहेगा 0। और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के जितना या उनसे एक ज्यादा हो सकता है या 2 ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम रहेगा। न्यूट्रॉन का नंबर वेरिएबल है, ठीक है, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को सेम रहना जरूरी है। क्लियर? आउटर मोस्ट शेल जो होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। इसके अंदर लास्ट सेकंड जो शेल होता है, इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल। ओके, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को छोड़ने के बाद जितना भी अंदर का पोर्शन होता है एटम का, उसको बोला जाता है कोर ऑफ एन एटम। उसको बोला जाता है कोर ऑफ एन एटम। ठीक है, कोर ऑफ एन एटम। और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना, बट वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, ये याद रखना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट आएगा 1। ओके, तो इसी तरीके से मेरे पास हर एक एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर है, सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स के। तो हाइड्रोजन का अपना कोई एटम होगा, हीलियम का अपना होगा, उसके बाद लिथियम का अलग होगा, बेरिलियम का अलग होगा। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कहाँ कहीं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, किसके अंदर कितने रहेंगे, ये डिटरमाइन किया जाता है। कैसे? एटॉमिक नंबर नाम के कंसेप्ट से। एटॉमिक नंबर, ठीक है, आप लिख लो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है एटम का। तो एटॉमिक नंबर क्या है कि हमारा जितने प्रोटॉन्स है, अब जितने प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि टोटल चार्ज मस्ट बी 0, राइट। तो मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है आपके पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? एक ही प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का एटम बनाना है, उसका स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा? ठीक है, तो ये होगा बीच में न्यूक्लियस। ओके, इज इट विजिबल? हाँ कैमरामैन डियर, थैंक यू।
अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसलिए मैंने सेंटर पे H लिख दिया है और ये एक ऑर्बिट बनाया है उसका जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दैट्स इट, खत्म। और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो क्या बाहर के ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ k ऑर्बिट होगा, k शेल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे H सिंबल बनाया है मैंने हाइड्रोजन का वो होगा एक प्रोटॉन उसके अंदर। दैट्स इट। अब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रॉन का नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम रहे। जनरली सेम रहता है प्रोटॉन जितना, बट कभी कभी अलग भी होता है। अब मैंने बोला कि हीलियम, हीलियम का सीक्वेंस कितना है पीरियोडिक टेबल में? नंबर 2, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज किए हुए हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब आप न्यूक्लियस बनाओगे जिसके अंदर रहेंगे 2 प्रोटॉन और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन भी रहते हैं और फिर आपने ये बनाया हीलियम का एक शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स इट। और कोई और इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए नहीं। तो सिंबल लिखा जाता है जनरली न्यूक्लियस के अंदर He। आप 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हो, आप He लिखते हो, ठीक है। या फिर न्यूक्लियस पूरा ही ऐसे ब्लैंक होता है टू डिफरेंशिएट इट, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी ऑर्बिट्स, ठीक है। दिस इज हीलियम। फाइन। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देती हूँ और फिर आपको ये स्ट्रक्चर खुद से बना के ट्राई करना है। क्या रिवीजन है जल्दी से बताओ। सेंटर पे होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है पॉजिटिवली प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, जब तक वो अपने खुद के ऑर्बिट में है अपनी एनर्जी कुछ लेना देना नहीं करेगा, आराम से घूमते रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे पहला शेल n=1 उसका नाम होता है k, n=2 का नाम होता है l, n=3 का नाम होता है m, n=4 का नाम होता है n, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट से पहले वाला शेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। ये अल्टीमेट शेल है, ये पेन अल्टीमेट शेल है लास्ट सेकंड वाला, ठीक है। तो ये सारे शेल्स ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनको हम एज अ होल न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी ने पूछा कौन से है? प्रोटॉन। नेगेटिव कौन से है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रॉन। तो ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाले थे, सबका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तकरीबन 50 साल तक एक्सपेरिमेंट चलते रहे, तब जाके फाइनल स्ट्रक्चर आया है फाइनल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो है ये फिक्स्ड है, ये बिल्कुल हिल नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्रीली रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ मूविंग आउट ऑफ देयर ऑर्बिट, बिकॉज ऑफ विच हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 एटम्स के एक दूसरे से एक्सचेंज भी होते हैं, शेयर भी होते हैं और फाइनली हम बोलते हैं कि कुछ बॉन्ड्स बन रहे हैं और हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी यही होती है, केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड का बनना या टूटना। किसकी वजह से? लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये कैसे जज होगा, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? क्या कोई तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर शेल में कितने रहेंगे ये फाइंड आउट करने का? तो हाँ, मेरे पास तरीका है। जो तरीका है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So electronic configuration means the arrangement of electrons in different shells according to the capacities of the shells. Shells की जितनी कैपेसिटी होती है हर एक पर्टिकुलर शेल की, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, अरेंज होते हैं। इसी को हम एटम के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉन्फ़िगर करना, सेटिंग करना, अरेंज करना, राइट। नया फोन लेते हैं तो आता है कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना उसमें। ओके, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2n²। 2n²। ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है? टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। तो n क्या है हमारा? n यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, राइट, याद है। सो k के लिए क्या होता है? n=1 होता है ना। तो 2n² की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 का स्क्वायर, 1 × 2 2। l की n=2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। m की वैल्यू
n इक्वल्स टू 3 होता है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 टू जा 18। लास्ट वाला n शेल के लिए क्या होता है, n शेल के लिए n इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 टू जा 32, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच शेल। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 बचे हुए। अगर और इलेक्ट्रॉन्स है हमारे एटम के पास तो वो नेक्स्ट शेल में, फिर और है तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच शेल। अब मैं आपको कोई चीज सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। अब मैंने बोला कि मेरे पास फर्स्ट 20 एटम्स है इन सीक्वेंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को, एटॉमिक नंबर कितना है 1, इस तरीके से नीचे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में जाएगा, कैपेसिटी फुल नहीं हुई है, अभी भी बाकी है। दूसरा है हीलियम, आपको सारे ही एलिमेंट्स के नाम के अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स भी याद करने। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हो गया, कैपेसिटी फुल हो गई, दूसरे शेल में कुछ जाने के लिए जगह बची नहीं। फिर है हमारे पास लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, क्या 3 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जा सकते हैं? नहीं, पहले शेल में जाएंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी के शेल की 2 है। कितने बचे 3 में से 2 पहले शेल में आने के बाद? 1 कहाँ जाएगा? कॉमा देके नेक्स्ट शेल में, है ना। तो के के बाद एल में। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लिथियम के शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए और फिर आपका एल शेल विथ 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। इसके बाद अब लिथियम के बाद आप बेरिलियम बनाते हो। प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में बचे हुए 2। अब वैसे ही सोडियम है Na, एटॉमिक नंबर 11 है सपोज, पहले शेल में कितने जाएंगे? 11 में से 2 ही जा सकते हैं। 11 माइनस 2 पहले शेल में अकोमोडेट हो गए, कितने बचे? 9, दूसरे शेल में 9 जा सकते हैं क्या? नो, ओनली 8 कैन अकोमोडेट इन सेकंड शेल। सो सेकंड शेल में गए 8, बचा कितना अभी? 1 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट एम शेल, करेक्ट। तो मुझे अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो क्या मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकती हूँ अभी आराम से? कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सोडियम का न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल में आपने बनाए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आप बनाओगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, सही, और बचा हुआ एक आउटर शेल। सो दिस इज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, करेक्ट। तो आई होप आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियॉन्स, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद कैसे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 10 चीजें आज की तारीख में आपने नहीं सीखी है। तो आपको टास्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी द पिक्स ऑफ दोस थिंग्स, आई विल चेक ऑल दोस थिंग्स वेरी पर्सनली। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।